नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। ये पूरी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसी में हम आज आगे डिस्कस कर रहे हैं उच्चतम न्यायालय। इससे लास्ट वाली वीडियो में मैंने उच्चतम न्यायालय का गठन और मुख्य न्यायाधीश किस तरीके से नियुक्त किए जाते हैं उन सभी के बारे में बताया। जिन लोगों ने पुराने वीडियो को नहीं देखा है उसको देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है, इसमें आज हम शुरू कर रहे हैं और देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय में और क्या क्या प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके वेतन और भत्ते क्या क्या हैं। तो देखते हैं कि वेतन और भत्ते क्या हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के। इनके वेतन और भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश एवं पेंशन का निर्धारण समय समय पर किसके द्वारा? संसद के द्वारा किया जाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि आपको ये ऐसे पॉइंट्स है जहां पर भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं वहां पर ज़रूर लिख लें। और होता क्या है कि वित्तीय आपात के दौरान इनको कम भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये बना लिए गए तो इनको वित्तीय आपात के दौरान कम नहीं किया जा सकता है। तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि वित्तीय आपात के दौरान इनको कम किया जा सकता है। 2009 में मुख्य न्यायाधीश का वेतन प्रति माह 33,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति माह, और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 30,000 प्रति माह से बढ़ाकर 90,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इसके अलावा उन्हें अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं, जैसे निःशुल्क आवास और अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा, कार, टेलीफोन आदि भी शामिल होते हैं। हालांकि इस पैराग्राफ से ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जनरली आपको पता होना चाहिए। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन का 50% निर्धारित होती हैं। अगर सपोज करिए किसी न्यायाधीश की जो अंतिम माह की वेतन थी वो 1 लाख थी, तो उसकी पेंशन जो होगी वो 50%, उससे मतलब 50,000 रुपये उसे मिलेंगे। अब देखते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश में राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। देखिए, आप जितनी भी चीज़ें इसमें देख रहे हैं उच्चतम न्यायालय से संबंधित, सब जगह राष्ट्रपति का नाम आ रहा है, तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब या तो पद रिक्त हो जाए मुख्य न्यायाधीश का, या फिर अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, जो उसके कार्य हैं या उनका निर्वहन प्रॉपर तरीके से वो ना कर पा रहा हो। अब देखते हैं तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं। इनमें अगर हम बात करें तदर्थ न्यायाधीश में क्या होता है, मैंने आपको कोरम शब्द बताया है कि जितने संख्या में मिनिमम होने चाहिए लोग उपस्थित, उतने नहीं हैं, तो क्या किया जाएगा? जब कभी कोरम पूरा करने में स्थायी न्यायाधीश जो हैं, जितने स्थायी न्यायाधीश हैं उनकी संख्या कम हो रही होती है, तो क्या करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। अगर किसी न्यायालय में ऐसा लग रहा है किसी न्यायाधीश को कि संख्या प्रॉपर नहीं है जो स्थायी न्यायाधीश हैं, तो क्या करेगा वो? उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए क्या करता है? उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर लेता है। लेकिन वो ऐसा कब करेगा? ऐसा हुआ है संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श एवं राष्ट्रपति की पूर्ण मंजूरी के बाद ही करेगा। सपोज करिए कोई, अगर मैं बात करूँ इलाहाबाद हाईकोर्ट या यूपी का जो हाईकोर्ट है, वहाँ से किसी न्यायाधीश है उसको अगर दिल्ली हाई कोर्ट में लाना है, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में लाना है, तो उसके लिए क्या, जो हाई कोर्ट इलाहाबाद का है वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश होगा उससे परामर्श और राष्ट्रपति की परामर्श के बाद ही, मंजूरी के बाद ही उसे यहाँ पर दिल्ली लाया जा सकता है। इस पद पर नियुक्ति व्यक्ति के पास उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं भी होनी चाहिए। तदर्थ न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को अन्य दायित्वों की तुलना में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के दायित्वों को ज़्यादा वरीयता देनी होगी। इस दौरान उसी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को न्याय निर्णयक शक्तियाँ और विशेषाधिकार भी प्राप्त होंगे। अब देखते हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीश क्या होता है। किसी भी समय भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अल्पकाल के लिए उच्चतम न्यायालय में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। ऐसा संबंधित व्यक्ति एवं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही
किया जा सकता है। जब भी कोई मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, कोई भी ऐसा होगा, किसी भी समय भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होगा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अल्पकाल के लिए कह सकता है कि आप कुछ समय के लिए जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनसे कह सकता है कि राष्ट्रपति की अनुमति लेकर थोड़े टाइम के लिए काम के लिए उन्हें बुला सकते हैं। ऐसा न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित भत्तों का उपभोग करने योग्य होता है। वह उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की तरह न्याय निर्णयन शक्तियों और विशेषाधिकारों का अधिकारी होगा, लेकिन वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो क्या हो चुका है, वो सेवानिवृत्त हो चुका है। उसको ज़रूरत पड़ने पर या किसी विधि में वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है या किसी काम के लिए उनको बुलाया जा रहा है, तो वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं माने जाएंगे, क्योंकि वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उच्चतम न्यायालय का स्थान की अगर बात करते हैं, संविधान ने उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली घोषित किया है। कहाँ पर घोषित किया है? दिल्ली घोषित किया है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और नियुक्त करे, लेकिन ऐसा निर्णय वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही ले सकता है। यह व्यवस्था वैकल्पिक है, ना कि अनिवार्य। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी न्यायालय ना तो राष्ट्रपति और ना ही मुख्य न्यायाधीश को यह निर्देश दे सकता है कि वह उच्चतम न्यायालय की पीठ कहीं और पर स्थापित करे। ऐसा कोई नहीं कर सकता है। अब देखते हैं न्यायालय की प्रक्रिया क्या क्या है। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद न्यायालय की प्रक्रिया और संचालन हेतु नियम बना सकता है। संवैधानिक मामलों में एवं संदर्भों को राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 मतलब 143 के तहत बनाया जाता है, और न्यायाधीशों की पीठ जो होती है, जो 5 न्यायाधीश है उनकी जो पीठ होती है, उनके द्वारा निर्णित किया जाता है। अन्य मामलों का निर्णय सामान्यतः 3 न्यायाधीशों की पीठ करती है। ठीक है ना, तो कितने न्यायाधीशों की पीठ करती है? 3 न्यायाधीशों की। फैसले खुले न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं। सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। कैसे लिए जाएंगे? सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, लेकिन मत में अगर भिन्नता हो जाती है तो न्यायाधीश इस असहमति का कारण बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बता सकते, बता सकते हैं। उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता की अगर बात करें तो क्या क्या है? भारतीय लोकतंत्र एवं राज पद्धति में उच्चतम न्यायालय को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई है। जो उच्चतम न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय है। अगर किसी व्यक्ति को कहीं पर भी न्याय नहीं मिल रहा है तो वो जाकर उच्चतम न्यायालय में दरवाजा खटखटा सकता है। यह संघीय न्यायालय, याचिका के लिए सर्वोच्च न्यायालय, नागरिकों के लिए मूल अधिकारों का गारंटर और संविधान का अभिभावक है। कई बार ये पूरे के पूरे टर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इस तरीके से नोट्स बना के चलेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। इस तरह इसे प्रदत्त कार्य करने के लिए प्रभावी स्वतंत्रता और अधिकार काफ़ी अहम है। यह अतिक्रमण, दबाव और हस्तक्षेप कार्यकारिणी की मंत्री परिषद एवं संसद के विधानमंडल से स्वतंत्र होना चाहिए। जो न्यायपालिका है वो हमारी संसद से क्या है? स्वतंत्र है। इसे बिना डर या पक्षपात के न्याय देने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। संविधान ने उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता और निष्पक्ष कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए कुछ उपबंध किए हैं। नियुक्ति का तरीका। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, न्यायिक सदस्यों के जो कि मतलब अगर बात करें नियुक्ति राष्ट्रपति यानी कैबिनेट अर्थात उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह के बाद ही करता है। यह व्यवस्था कार्यकारिणी के पक्षपात में कटौती करती है। क्या करती है? जो कार्यकारिणी है जो उसकी पक्षपात में क्या करती है? कटौती करती है एवं सुनिश्चित करती है कि न्यायिक नियुक्ति राजनीति पर आधारित नहीं है। मतलब न्यायिक प्रक्रिया क्या है? राजनीतिक पद्धति से आगे है, उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं करती है। कार्यकाल की अगर सुरक्षा देखें, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। उन्हें संविधान में जितने भी प्रावधान हैं मतलब बताए गए हैं, सिर्फ उनके द्वारा ही राष्ट्रपति ही हटा सकता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। इसका अर्थ यह है कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है, लेकिन उनका कार्यकाल उसकी दया पर निर्भर नहीं करता है। जैसा कि मैंने बताया कि महाभियोग लाया जाता है तभी जाकर उनको हटाया जा सकता है। यह इससे भी स्पष्ट होता है कि अब तक उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया
नहीं गया है, किसी पर भी महाभियोग नहीं लगाया गया। निश्चित सेवा शर्तें, अगर निश्चित सेवा शर्तें देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, अवकाश, विशेषाधिकार, पेंशन का निर्धारण समय समय पर संसद के द्वारा किया जाता है। उनके लिए प्रतिकूल ढंग से निर्मित नहीं किया जा सकता सिवाय वित्तीय आपातकाल के दौरान। ऐसा नहीं है कि उनके वेतन भत्ते कभी भी कम कर दिए जाएंगे, केवल और केवल एक कंडीशन है, जब वित्तीय आपातकाल देश में लगा होता। इस तरह उनको प्राप्त सुविधाएं पूरे कार्यकाल तक रहती हैं। संचित निधि से व्यय की अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं, मैंने पूरा संचित निधि बताया है क्या क्या है, क्या क्या प्रावधान है। तो जिन लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे उनको आप देख सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन एवं कार्यालयीन जो भत्ते होते हैं, भत्ते एवं पेंशन एवं अन्य प्रशासनिक खर्च संचित निधि पर ही भारित होते हैं। अतः संसद द्वारा इन पर मतदान नहीं किया जा सकता। इन पर क्या हो सकती है, केवल चर्चा की जा सकती है, और न्यायाधीशों के आचरण पर भी बहस नहीं हो सकती है। देखिए कैसे, महाभियोग के अलावा संविधान में न्यायाधीशों के आचरण पर संसद या राज्य का जो विधानमंडल है उसमें बहस पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन पर कोई भी बहस नहीं होगी। सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक, देखिए कि निर्णय में किसी भी तरीके की बाधा ना आए, इनको बिल्कुल स्वतंत्रता दी गई। इसीलिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भारत में कहीं भी किसी न्यायालय या प्राधिकरण में कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। जो उच्चतम न्यायालय की बात करी जा रही है, ऐसा ही है, सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि वह निर्णय देने में भविष्य का ध्यान ना रखें। मतलब वो ये ना सोचें कि आगे फिर मेरे साथ क्या होगा, या मुझे कहीं और पर ज्वाइनिंग या जो भी चीज़ें हैं उसके हिसाब से नहीं सोचना है। अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति भी है न्यायालय के पास। उच्चतम न्यायालय उस व्यक्ति को दंडित कर सकता है जो उसकी अवमानना करे। इसका अर्थ यह हुआ कि इसके कार्यों एवं फैसलों की किसी इकाई द्वारा आलोचना नहीं की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दे दिया वो निर्णय फाइनल होगा। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को ही प्राप्त है और वह अपने प्राधिकार और मर्यादा प्रतिष्ठा को बनाए रखे। अगला है अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता। ये भी स्वतंत्रता दी गई है उच्चतम न्यायालय को कि मुख्य न्यायाधीश को बिना कार्यकारी के हस्तक्षेप अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है। उनकी सेवा शर्तों को भी वो तय कर सकते हैं। इसके न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती है। संसद को उच्चतम न्यायालय का जो न्याय क्षेत्र है या शक्तियां हैं उनमें कटौती का अधिकार नहीं दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संविधान में इसके न्याय क्षेत्र एवं विभिन्न कार्यों का उल्लेख किया गया है, हालांकि संसद इसमें वृद्धि कर सकती है। अब देखते हैं कार्यपालिका से पृथक कैसे। संविधान निर्देश देता है कि राज्य लोक सेवाओं के क्रियान्वयन के मसले पर कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा जाए। मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग तरीके से काम करें। इसका मतलब कार्यकारिणी को न्यायिक शक्तियों को रखने का अधिकार नहीं दिया गया है। जो न्यायिक शक्तियां हैं उनको अधिकार नहीं दिया गया है। तदनुसार इसके कार्यान्वयन और उसके बाद कार्यकारी प्राधिकारियों की न्यायिक प्रशासनिक में भूमिका समाप्त हो गई। मतलब जो न्यायिक प्रशासन है उसमें जो ये वाली कार्यकारिणी है उसकी क्या है, भूमिका समाप्त हो गई है। तो इसका इसमें ऐसा नहीं किया गया है। तो ये पूरा चैप्टर था जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से न्यायपालिका काम करती है और किस तरीके से न्यायाधीश उसमें काम करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय।